नमस्कार दोस्तों, निर्मला सीतारमण भारत की आज तक की वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अभी कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, जिसमें एक बार फिर से भारत की मिडिल क्लास का खून चूसने की कोशिश की गई। निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार लगातार भारत में बजट पेश किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन ये 7वीं बार लगातार उन्होंने एक खराब बजट पेश किया भारत में, ये भी एक रिकॉर्ड है। वैसे तो निर्मला सीतारमण जी को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन्होंने सिस्टमैटिकली कैसे भारत की मिडिल क्लास लोगों को लूटा है, जिस तरीके से इन्होंने लूटा, ये तरीका देख के तो गब्बर भी शर्मा जाएगा। इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि 2047 तक भारत को विकसित कंट्री बनाने के लिए कैसे भारत के लोगों को लूटा जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी की वजह से भारत में कैसे टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। आइए इस बारे में हम बात करते हैं आगे के वीडियो में। निर्मला सीतारमण जी का जन्म 18 अगस्त 1959 को मदुरई में नारायणा और सावित्री जी के यहाँ हुआ था। उनके पिताजी एक रेलवे के एम्प्लॉय थे। मदुरई से अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद निर्मला सीतारमण जी रामास्वामी कॉलेज जाती हैं और वहां से अपनी बैचलर की डिग्री लेती हैं। निर्मला सीतारमण अपनी मास्टर्स की डिग्री और एमफिल की डिग्री करने भारत की मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी जेएनयू में जाती हैं। यहीं पे ही वो अपने पति प्रभाकर जी से मिलती हैं। जेएनयू में सीतारमण जी को बहुत सारा ज्ञान मिलता है। यहाँ पे एक ग्रुप था जिसका नाम था फ्री थिंकर्स। इस ग्रुप की वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। इन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपनी पीएचडी करी। निर्मला सीतारमण जी शुरू से ही एक पॉलिटिशियन बनना चाहती थी और वो जब वहाँ से लौटकर भारत आई तब वो पॉलिटिक्स में जाने का ठान लेती हैं। धीरे धीरे निर्मला सीतारमण भारत के छोटे छोटे ग्रुप्स को ज्वाइन करना शुरू कर देती हैं, जहाँ से वो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करती हैं। 2006 का समय आता है जब निर्मला सीतारमण वुमेन कमीशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर बन जाती हैं और एक मीटिंग में इनकी मुलाकात सुषमा स्वराज जी से होती है और सुषमा स्वराज जी के कहने से ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं और 2010 में इन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना दिया जाता है। समय आता है 2017 का, जब पहली बार निर्मला सीतारमण जी को डिफेंस मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया जाता है। जब वो डिफेंस मिनिस्टर थी भारत की, तब उन्होंने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। डिफेंस मिनिस्टर के पद पर रहते हुए उन्होंने राफेल डील जैसे बहुत ही बड़े बड़े डील को क्लोज किया था। They lost an election. Rafael will bring us back. Rafael will bring Modi back. Rafael will bring Modi back to have a new India. अब समय आ चुका था 2019 का और ये वही समय था जब बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाती है और इस बार कैबिनेट में निर्मला सीतारमण जी को चुना जाता है और उन्हें पोस्ट दिया जाता है भारत के फाइनेंस मिनिस्टर की। और उन्होंने जब पहली बार 2019 में बजट पेश किया और बजट पेश करने के बाद भारत के लोगों से बहुत ही बड़े क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। ये वही समय था जब भारत में टैक्स सिस्टम को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। पूरा मिडिल क्लास इससे बहुत ही ज़्यादा सैड था। इस बजट का एक ही रूप रहता है कि पब्लिक से उनका सारा पैसा चूसो, गरीब को कुछ मत दो, जितना हो सकता है उतना टैक्स लो, जहाँ से हो सकता है वहाँ से टैक्स लो। और ये सब आइडिया किसका है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का। जब इन्होंने बजट पेश किया है तब इन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। हाल ही के अभी के बजट में भी इन्हें बड़े लेवल पर क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। इंडिया में ये बात तो पहले से ही चल रही है कि यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप अपने लिए नहीं बल्कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे हर कदम पर टैक्स लिया जा रहा है। अगर आपने बहुत पहले ज़मीन खरीदी होगी ये सोचकर कि आगे हमारे किसी काम आएगी और उसे अगर आप बेचने की सोच रहे हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, जबकि इसी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाएंगे। इंडिया में आपसे टैक्स तो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के जितना लिया जाता है और आपको फैसिलिटीज़ एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में उससे भी कम दी जाती हैं। हम टैक्स देते हैं कि हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है ये आप सब देख रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं कि वहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं या सो रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिस्किट खरीदने से लेकर आटा खरीदने तक, थिएटर में फिल्म देखने से लेकर पेट्रोल भरवाने तक, शायद ही कोई चीज़ या सर्विस ऐसी हो जिस पर आप सरकार को टैक्स नहीं देते। भारत के कुछ अमीर लोग, वो चाहे नौकरी पेशा हो या बिजनेस पेशा हो, वो तो देश छोड़कर दूसरे देशों में सेटल हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 48,000 करोड़पति भारतीय विदेशों में सेटल हो चुके हैं। इतने बड़े लेवल पर अगर लोग भारत छोड़ रहे हैं तो उसकी वजह है टैक्स। भारत छोड़कर जाने वाले इन अरबपतियों को लालच ये रहता है कि वहाँ जाकर भारत जैसे मोटे टैक्सों से बचा जा सकता है। हेल्थ से लेके एजुकेशन तक वहाँ भारत से अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। हमारे यहाँ टैक्स तो अमेरिका वाला लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं रवांडा जैसी मिल रही हैं। तो दोस्तों ये है आम आदमी की कहानी, यह है उसका रोना। होने को पहले नौकरी नहीं, वैकेंसी निकले तो एग्ज़ाम नहीं, नौकरी मिल भी जाए तो उतनी सैलरी नहीं। देश की तरक्की, सरकार की कोशिशें,
देश की जीडीपी ग्रोथ सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन बेचारा मिडिल क्लास कब चैन की सांस ले पाएगा, ये पूछता है भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।